हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम रिव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन ऐसा एनर्जी जो मेनली सोर्स से आता है, कुछ मटेरियल से ट्रैवल करता है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन दो तरह का होता है। एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। पता कैसे चलेगा कि कौन सा आयोनाइजिंग है, कौन सा नॉन आयोनाइजिंग है? जो चार्ज देता है दूसरे को उसको आयोनाइजिंग कहते हैं, जो चार्ज नहीं देता उसको अनआयोनाइजिंग कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये हो गया आयोनाइजिंग, ये हो गया नॉन आयोनाइजिंग। याद रखिएगा, जो एक शब्द का होता है ना ज़्यादा वो आयोनाइजिंग होता है, जो दो शब्द का होता है वो नॉन आयोनाइजिंग होता है। जैसे कि एक्स रे, गामा रे, अल्फ़ा रे, बीटा रे, कितना इजीली याद हो गया। नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे, उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? तो एनर्जी स्पेक्ट्रम से भी पढ़ते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम इक्वल टू क्या था? ई इक्वल टू एच म्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, एनर्जी में लिए एसोसिएटेड होता है कोई भी रेडिएशन से जो ट्रांसफ़र करता है मैटर को। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? तो सबसे ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है कॉस्मिक एनर्जी, फिर गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट। सबसे कम होता है रेडियो वेव का। ठीक है, तो ये जो एक शब्द वाला है उसका ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी, या जो दो शब्द वाला है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। मतलब कि आयोनाइजिंग का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और नॉन आयोनाइजिंग का फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे? तो एनर्जी इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन फीचर्स क्या होता है? तो दोनों में वेलोसिटी सेम होगा, कोई भी मास नहीं होंगे, कोई भी चार्ज नहीं होगा, और फोटोन होंगे। फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ ये पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अनुसार मेनली आयोनाइजिंग को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और दूसरा जो पार्टिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्स रे और गामा रे आ जाएगा। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होता है? एक्स रे जो होता है वो मेनली होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियरी, मतलब कि वो जो होता है ना, ऐसे मान लीजिए न्यूक्लियस है ये वाला, तो ये न्यूक्लियस को क्रॉस नहीं करता, इसके बाहर से ही ये रिटर्न हो जाता है। गामा रे क्या है? इंट्रा न्यूक्लियरी है, ये न्यूक्लियस से क्रॉस होके मेनली रेडिएशन करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। पार्टिकुलेट में क्या क्या एग्जाम्पल है? मेनली पार्टिकुलेट में एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा। इलेक्ट्रॉन को हम बीटा रेज भी कहते हैं और अल्फ़ा को हम हीलियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटोन को हम H प्लस कहते हैं और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही कहते हैं। ये जो फोटोन है ना, ये एग्जिबिट करता है ब्रैग पिक, क्या BRAG ब्रैग पिक को करता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है ना, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई पूछे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन जो हमारा करता है वो गामा रेज करता है। कौन सा करता है? गामा रेज। तो चलिए अभी इतना तक रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे होता है, और पार्टिकुलेट में अल्फ़ा, बीटा, फोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नॉन आयोनाइजिंग मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा एक्स रे कैसे डिफर होता है गामा रे से? तो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी से डिफर होता है, वेवलेंथ से डिफर होता है, एनर्जी से डिफर होगा, ओरिजिन से डिफर होगा, लेकिन वेलोसिटी सबका सेम होता है। ठीक है, फिर अगर कोई पूछे कि इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? E इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो ये एच म्यू को कैसे हम लिख सकते हैं? E इक्वल टू SC/λ भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होता है? तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है गामा रेज का। और किससे? तो एक्स रे से। तो इसको हम एक कोड से याद कर लेते हैं, कोड से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इधर से लिखना चालू करते, सबसे ज़्यादा होता है गामा का, ठीक है, फिर एक्स रे का, फिर अल्ट्रा वायलेट का, फिर इंफ्रारेड का, फिर उससे पहले यहाँ पे विजुअल रे का, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद इधर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ठीक है, ऐसे होता है। तो हम इसका इस तरह कर सकते हैं। गाना हम कहाँ गा रहे हैं? एक्स रे में, एक्स रे फ़ोन में उसका क्या हो रहा है? उल्टा हो जा रहा है, अल्ट्रा उल्टा हो जा रहा है। वो विजुअल कहाँ हो रहा है? विजुअल हो रहा है इन माइक्रोवेव रेडियो, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। गामा का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, तो गामा का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी कम होता है। इस तरह से याद कर सकते हैं। क्या है? तो गाना हम जायरोफोन में गाते हैं उल्टा, विजुअल कहाँ होता है? विजुअल इन माइक्रो रेडियो वेव, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। एनर्जी किसका ज़्यादा होता है? तो एनर्जी ज़्यादा होता है गामा रेज का, ठीक है। वेवलेंथ तो एक्स रे का। अगर कोई पूछे कंपैरिजन करवा एक्स रे और गामा रे में, ठीक है, आपको पहले ही बताए थे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, लेकिन ये लेमदा मतलब वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो इन दोनों में एनर्जी, ये एनर्जी इसका ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी इसका ज़्यादा है, तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा? एक्स रे का होगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ सेम किस में होगा? क्या में होगा? तो वेलोसिटी सबका सेम होगा। एक्स रे क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, गामा रे इंट्रा न्यूक्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा सबका हिस्ट्री जान लेते हैं। फादर ऑफ रेडियोलॉजी कौन है? तो WC रोएंट्जेन, फादर ऑफ रेडियो एक्टिव इंसान है। बकला हमेशा क्या होता है? एक्टिव होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। कौन है रेडियो एक्टिविटी का? तो हेनरी बेक्वेल, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इंटरवेंशनल रेडियो एक्टिव कौन है? तो डॉटर, चार्ल्स डॉटर, DOTTER। तो इंटरवेंशनल है ना, तो इंटरवेंशनल में डॉट तो होता ही है। अब एक्सरे का WC रोएंट्जेन। CT स्कैन क्या माना जाता है? गॉड माना जाता है, तो गॉडफ्रे ने। मेडिकल अल्ट्रासाउंड जॉन वाइल्ड। और उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड डोनाल्ड, याद रखिएगा। मेडिकल MRI तो पॉल ने। और प्रिंसिपल ऑफ NMR मतलब कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तो फेलिक्स ने, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि रेडियोलॉजी में आपको वाइट दिख रहा है और ब्लैक दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसको क्या कहेंगे? अगर आप एक्सरे में देख रहे हैं तो वाइट को रेडियो आप क्या कहिएगा? ओपैक कहिएगा, और ब्लैक को रेडियो लूसेंट कहेंगे। CT स्कैन में हाइपर डेंस कहा जाता है वाइट को, मतलब जितना ज़्यादा सॉलिड उतना वाइट दिखेगा। CT स्कैन में हाइपर सॉलिड है, इसको हाइपो सॉलिड कहा जाता है, हाइपोडेंस। अल्ट्रासाउंड में इसको हाइपर इकोइक और इसको हाइपो इकोइक। MRI में इसको हाइपर इंटेंस और इसको हाइपो इंटेंस। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए MRI में लास्ट में आई है तो इंटेंस रहेगा, ठीक है। सोनोग्राफी में हम क्या करते हैं? मशीन से इको क्रिएट करते हैं, तो इकोइक रहेगा, ठीक है। CT स्कैन क्या करेंगे? डेंस लिखेंगे। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब चलिए हम फोकस करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे और गामा रे पे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक मोडलिटी से इसको हम क्या दो पार्ट में भागे थे, एक तो नॉन आयोनाइजिंग, एक आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग में मेनली कौन कौन था? तो जो दो शब्द वाला था, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब। तो इसमें हमारा क्या क्या कर सकते हैं डायग्नोस्टिक? तो अल्ट्रासाउंड, डोपलर, MRI, MRCP और थर्मोग्राफी। याद रखिएगा कौन कौन सा, सिर्फ इतना ही, क्योंकि जो ये आयोनाइजेशन वाला है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले नॉन आयोनाइजेशन वाला याद रख लीजिए। अल्ट्रासाउंड, डोपलर, MRI, थर्मोग्राफी और MRCP, ठीक है। आयोनाइजिंग में मेनली हम किस पे फोकस कर रहे हैं?
एक्सरे और गामा रे पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले गामा रे की बात कर लेते हैं। तो गामा रे में आता है स्किनोग्राफी, ठीक है, बॉन स्कैन, SPECT स्कैन और पेट स्कैन। ठीक है, तो पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। SPECT का सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। बॉन स्कैन मेनली हम क्या करते हैं? TC99 का करते हैं, जो MDP स्टडीज़ में आता है। और सिस्टोग्राफी में TC99M का रेडियो आइसोटोप करते हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं ना कि पेट, देखिए दोनों में पेट तो लगभग आ रहा है, पेट में बॉन का क्या हो रहा है? साइंटिस्ट पेट के बॉन में क्या कर रहे हैं? TC कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने क्या याद करवाया? साइंटिस्ट जो हैं ये पेट के बॉन में TC कर रहे हैं। साइंटिस्ट सिस्टोग्राफी पेट में 2 आ जाता है, SPECT और PET। ठीक है, बॉन तो बॉन स्कैन और TC तो TC99। एक्सरे में क्या क्या आता है? एक्सरे में आता है रेडियोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, एंजियोग्राफी, मेमोग्राफी, CT स्कैन, जितने भी ग्राफी हो रहे हैं, फिर CT स्कैन, ब्रोंकोग्राफी, बेरियम स्टडी, डेक्सा स्कैन। ठीक है, IVP जिसको इंट्रावेनस पाइलोग्राम कहा जाता है, या फिर इंट्रावेनस यूरोग्राफी, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, मिक्टूरेशन सिस्टोग्राफी, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी, इंडोस्कोप रेट्रोग्रेड, ये कोलेंजियो पेनक्रियोटोग्राफी, ये सब एक्सरे में आता। चलिए अब देखते हैं आयोनाइजिंग पावर जिसका ज़्यादा होता है ना, उसी का डैमेजिंग पावर भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? कम होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अल्फ़ा रे, फिर बीटा रे, फिर एक्स रे और फिर गामा रे का ये आयोनाइजिंग पावर होता है। मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर इसका होता है, तो सबसे कम इसका क्या होगा? पेनिट्रेटिंग पावर होगा। इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है? पेनिट्रेटिंग पावर होता है, तो सबसे कम आयोनाइजिंग पावर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पेनिट्रेटिंग पावर को छोड़ के बाकी सब में मैक्सिमम जो होता है ना, वो अल्फ़ा रेज होता है। जैसे कि मैक्सिमम लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र भी अल्फ़ा रेज का ही होता है। अगर कहीं पर न्यूट्रॉन आ जाए ऑप्शन में, तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर किससे? तो गामा रेज से भी ज़्यादा होता है। तो अगर कोई पूछे गामा रे और न्यूट्रॉन में किसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, तो गामा रेज का नहीं, ये न्यूट्रॉन का। अगर कोई पूछे ना कि ये जो पेनिट्रेशन होता है वो कैसे होता है, तो एक्सरे में होता है आउटसाइड से इनसाइड, और हमारा जो ये अल्फ़ा रेज था उसमें इनसाइड से आउटसाइड होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा रेज मेनली फंक्शनल स्कैन कहलाता है और एक्सरे एनाटोमिकल स्कैन कहलाता है। ठीक है, या रेडियोलॉजिकल स्कैन। ठीक है, तो यहाँ तक में हमने क्या समझा? एक्सरे और गामा रे। गामा रे को न्यूक्लियर स्कैन या फंक्शनल स्कैन कहते हैं, ये इनसाइड से आउटसाइड होता है। और एक्सरे को रेडियोलॉजिकल स्कैन या एनाटोमिकल स्कैन कहते हैं, ये आउटसाइड से इनसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पढ़ते हैं कि क्या इन्वेसिव होता है, कौन सा नॉन इन्वेसिव होता है, कौन सा माइक्रो इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव मतलब कि क्या करना, तो शरीर के अंदर काट छाट करके पहुंचना। तो ज़्यादा अगर काट छाट होगा तो इन्वेसिव कहेंगे, कम काट छाट होगा तो उसको माइक्रो इन्वेसिव कहेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मिनिमली इन्वेसिव कहेंगे, और नहीं हुआ तो उसको नॉन इन्वेसिव कहेंगे। तो आप सोच रहे होंगे नॉन इन्वेसिव में कौन हो सकता है? नॉन इन्वेसिव जैसे कि अल्ट्रासाउंड हम लोग क्या करते हैं, पेट के ऊपर से ही देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इन्वेसिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेसिव में कौन सा आएगा? तो जैसे कि हम सर्जरी करते हैं वो सब क्या आ जाएगा इन्वेसिव में, तो लैप्रोटोमी।
ये इन्वेसिव में आ जाएगा। तब सोच रहे होंगे ये मिनिमम इन्वेसिव में क्या होगा, जिसमें कम होता है, तो जैसे कि लैप्रोस्कोपी, ठीक है, एस्ट्रोस्कोपी, कैथेटो एंजियोग्राफी, ये सब में मिनिमम इन्वेसिव होता है। माइक्रो इन्वेसिव, तो माइक्रो इन्वेसिव उसमें कहा जाता है ना जिसमें हम डाई सब यूज करते हैं, जैसे इंजेक्शन ये सब डालते हैं ना उसमें, जैसे कि सीटी एंजियोग्राफी, CEMRI, पेट, ठीक है। ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम सबसे पहले एक्सरे के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला इतना देर से पढ़ रहे हैं वो क्या के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सरे। तो एक्सरे क्या होता है, एक एक करके सारे के बारे में डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाथ कितना होता है एक्सरे ट्यूब का। तो सबसे पहले एक ग्लास एनवेलप होता है, फिर हमारा कैथोड होगा, फिर कैथोड के अंदर क्या क्या होगा, फिलामेंट, सपोर्टिंग वायर्स और फोकसिंग कप। तीसरा जो है वो एनोड होगा, एनोड में क्या क्या होगा, स्टेशनरी और रोटेटिंग, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक्सरे ट्यूब में इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, कैसा होता है एक्सरे ट्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे दूर में इस तरह से होता है, ये इसको हम कहते हैं मिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। ये इसको कहते हैं कोलीमेटर, जहाँ से निकलता है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से क्या है, फिल्म फोकस डिस्टेंस है, यहाँ पे पेशेंट है और यहाँ पर कैसिटी है जहाँ पर बनता है एक्सरे, ठीक है। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ग्लास एनवेलप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब सबसे पहले ग्लास एनवेलप के बारे में पढ़ते हैं। ग्लास एनवेलप होता कैसा है, तो इस तरह का ग्लास एनवेलप होता है, ठीक है। ग्लास एनवेलप में क्या क्या होता है, ये मेनली पायरेक्स ग्लास का बना हुआ रहता है, जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और वैक्यूमिनेशन, ठीक है। इसमें इधर में कैथोड रे रहता है इस तरह का, और इधर में एनोड रे रहता है, ठीक है, समझ गए। कैथोड रे मेनली नेगेटिव चार्ज का होता है, और ये मोस्ट अबंडेंट, इसमें जो फिलामेंट होता है ना वो होता है टंगस्टेन, ठीक है। तो सबसे पहले कैथोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, मोस्ट अबंडेंट पाथ होता है फिलामेंट का, और ये निगेटिव चार्ज रिसीव करता है। इधर से कैथोड रे क्या करता है, निगेटिव चार्ज देता है, इधर से एनोड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज रिसीव करता है, ठीक है। तो इसमें फिलामेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इसको हम थर्मो आयोनिक इमिशन कहते हैं। और ये जो ये होता है इसमें क्या होता है, ऐड किया जाता है थोरियम, तो थो से थोरियम याद रखिएगा, जो इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जो एक्सरे होता है वो मेनली निकलता है ये वैक्यूमिनेटेड इन्वायरमेंट में ही, ऐसे वो जनरेट नहीं होगा। इसी में एक टारगेट विंडो होता है, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, पायरेक्स ग्लास है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है, फिर ये रिसीव होकर इस तरह से बाउंस यहाँ जहाँ पर से बाउंस करता है ना उसको हम टारगेट विंडो कहते हैं। ये पाथ होता है एक्सरे ट्यूब का, जो अलाउ करता है एक्सरे को बाहर आने के लिए। और ये टारगेट जो विंडो होता है ये वहाँ पे ग्लास का सबसे पतला वाला पाथ होता है, ठीक है। और मैमोग्राफी में ये मेनली बेरियम का बना हुआ होता है। क्या का बना होता है, बेरियम का बना हुआ होता है, ठीक है। एनोड के बारे में क्या पढ़े, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और एनोड कॉपर का बना होता है। तो इस तरह से हमने कैथोड तो थोरियम से बना होगा, एनोड कॉपर से बना होगा, ग्लास पायरेक्स का बना हुआ होगा, ठीक है। मैमोग्राफी में ये जो टारगेट बिंदु होता है वो बेरियम का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें जो ये रिएक्शन होता है वो दो तरह का रिएक्शन होता है, एक को कहते हैं ब्रेम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, और दूसरा को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ये रेडिएशन। अब ये दोनों क्या होता है, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें इंटरेक्शन हुआ न्यूक्लियस के साथ तो हम उसको बम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कहेंगे।
लेकिन अगर रिएक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ किसके साथ, तो ऑर्बिट या सेल के साथ, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कहेंगे। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सरे के फॉर्मेशन के लिए, जिसमें हम ब्रेम रेडिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सभी रेडिएशन से, और मेमोग्राफी में सिर्फ कौन सा हम कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जब हम एक्सरे ट्यूब बनाए थे तो ये इस तरह से, यहाँ पर ये क्या था, मिक्स्ड एनर्जी था। मिक्स्ड एनर्जी दो तरह का होता है, या तो लो एनर्जी होगा या हाई एनर्जी होगा। जो लो एनर्जी होता है ना वो क्रॉस नहीं करता है पेशेंट को, और जो हाई एनर्जी होता है ना वो क्या करता है, क्रॉस कर देता है, प्लासेंटा को फॉर्म करता है इमेज। अब ये जो दोनों है ये मतलब कि लो एनर्जी हाई रेडिएशन एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करता है रेडिएशन। ठीक है, ओनली हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं, जो फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट वाला कौन सा था, लो एनर्जी, वो मेनली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसमें कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है और वो फिल्टर्ड हो जाते हैं। इसलिए बीच में क्या किया जाता है, एक फ़िल्टर रखा जाता है। तो अब फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर मेनली डिक्रीज करता है लो एनर्जी रेडिएशन को, डिक्रीज करता है रेडिएशन क्लोज टू पेशेंट को, ताकि पेशेंट को कोई हानि ना हो। तो फ़िल्टर बना हुआ कैसे रहता है, फ़िल्टर बना हुआ रहता है एल्यूमिनियम से, ना कि लीड से, क्योंकि लीड क्या करेगा ना 100% एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। कैथोड क्या से था, थोरियम से, ग्लास एनवलप पायरेक्स से। ठीक है, फिल्टर क्या से था, तो फिल्टर एल्युमिनियम से, एनोड कॉपर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब था जो कॉलीमेटर, वो जो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे था कॉलीमेटर, ये क्या होता है, इसमें बीम रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइस है, मतलब कि यहाँ से जो टारगेट विंडो से बीम आ रहा है वो ज़्यादा इधर उधर ना जाए, उसको कौन देखता है, यही कॉलीमेटर देखता है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है पाथ ऑफ एक्सरे को और रिड्यूस करता है स्कैटरिंग रेडिएशन को, और ये मेडअप होता है लेद का, क्योंकि लेद ब्लॉक कर देता है ना, इसलिए। अब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर पेशेंट रखे हैं और यहाँ पे कैसेटी है, तो बीच में इस तरह का ग्रीड होता है। तो ग्रीड को हम क्या कहते हैं, ग्रीड मेनली लेड का बना हुआ होता है। क्या का बना हुआ होता है, लीड का बना हुआ होता है, लीड स्ट्रिप का बना होता है। ये पैरेलली अरेंज होता है पेशेंट और कैसेटी के बीच में। पैरेलल अरेंज के कारण जितने भी बीम हैं वो इससे स्ट्रेट पास करते हैं, और ये बीम क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं इसमें जो आते हैं। ठीक है, ग्रीड क्या है, वो लीड का बना हुआ है, और ये क्या है, बीच में पेशेंट और कैसेट के बीच में रहता है। ये ब्लॉक करता है स्कैटर्ड रेडिएशन को फ्रॉम रीचिंग टू फिल्म, जिसके कारण इमेज क्वालिटी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। इसमें मेनली इंक्रीज हो जाता है रेडिएशन डोज। अब लास्ट में कैसेटे क्या होता है, कैसेटे मेनली दो तरह का होता है, सिंगल कोटेड और डबल कोटेड। सिंगल कोटेड में कोई सिंगल इमल्सन फिल्म भी कहते हैं, और ये AGBR का बना होता है। डबल कोटेड भी AGBR का होता है, लेकिन उसमें डबल सरफेस होता है। ठीक है, जो डबल सरफेस होगा उसमें लेस रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, रेडिएशन रिक्वायर कम होगा, क्योंकि इसमें बीम एक्टिवेशन डबल क्रिस्टल के द्वारा होता है। ठीक है, जब लाइट है जो पास करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो स्लाइटली बेंड करता है। इन डबल कोटेड या डबल इमल्सन क्वालिटी या रिजोल्यूशन ऑफ फिल्म में ये लेस होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल कोटेड में। तो डबल कोटेड फिल्म जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, चेस्ट एक्सरे जैसे कि, और ये डेंटल रेडियोग्राफी में होता है। और जो सिंगल कोटेड है वो मेनली हाई रिजोल्यूशन में यूज होता है, जैसे कि CT स्कैन, MRI, डिजिटल फिल्म्स, मेमोग्राफी। ठीक है, अब एक लास्ट है स्क्रीन। स्क्रीन क्या का बना होता है, तो ये बना हुआ होता है कैल्शियम टंगस्टेनेट का। इसको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, एक्सरे फोटोन को मल्टीपल लाइट फोटोन में बदलने का।
जो मॉस क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है और आपको बेहतर इमेज क्वालिटी मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस पे डबल स्क्रीन होता है और वो कहाँ पर, एक्सेप्ट मेमोग्राफी जिसमें सिंगल स्क्रीन देखने को मिलता है। ठीक है, ये रेडियोग्राफ में जो FFD होता है वो सब में 100 होता है एक्सेप्ट एक्सरे। FFD क्या होता है? तब फिल्म फोकस डिस्टेंस 100 होता है एक्सेप्ट चेस्ट एक्सरे जिसमें 180 होता है। इसमें 180 क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा चेस्ट एक्सरे है ये 180 पे होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? कार्डिक मैग्नीफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं चाहिए? कार्डिक का मैग्नीफिकेशन नहीं चाहिए। चेस्ट एक्सरे मेनली किया जाता है ये पोस्टीरियर इंटीरियर इरेक्ट और इंस्पायरेटरी व्यू, ताकि हम डायग्नोस कर सके प्लूरल इफ्यूजन। वो भी ये कब? जब 1500 से 200 ml से ज़्यादा रहेगा तब। अब चेस्ट एक्सरे कब किस में करते हैं ये देखते हैं। अगर इंस्पायरेटरी पोजीशन में करना है तो वो जिसको, अगर किसी पेशेंट को निमोथोरैक्स है तो एक्सपायरेटरी पैटर्न में किया जाता है। जो पेशेंट खड़ा नहीं हो सकते उनको सुपाइन पोजीशन में किया जाता है। जिनमें रिब फ्रैक्चर के चांसेस है उसमें AP व्यू किया जाता है, और जिसमें प्लूरल इफ्यूजन है उसमें क्या किया जाता है? लेटरल डेक्यूबिटस व्यू में किया जाता है। ठीक है, अब ये लेटरल डेक्यूबिटस व्यू क्या है? फ्लूइड ऑलवेज गो विथ ग्रेविटी, फ्लूइड ग्रेविटी के साथ जाता है और एयर क्या है? अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है ना कि प्लूरल इफ्यूजन को डायग्नोसिस करने के लिए 10 ml फ्लूइड मेनली राइज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर फ्लूइड सस्पेक्ट हुआ लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट डेक्यूबिटस व्यू लिया जाएगा। अगर राइट साइड में फ्लूइड हुआ तो राइट डेक्यूबिटस व्यू लिया जाएगा। इसको कहते हैं इप्सी लेटरल डेक्यूबिटस व्यू।